प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां पर आज बात होने जा रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे शायद हम उसे उतना जरूरी ना मानते हो, लेकिन कोरोना काल ने सबको समझा दिया है कि जीवन में अगर पैसों का प्रबंधन ना करें तो संकट और बड़ा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई। उस आर्थिक परिस्थिति के खराब होने के पीछे ये था कि किसी लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ, किन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें गई, सबके व्यापार धंधों पे असर आया, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। और हालत ये रहे कि सबको फाइनेंशियल प्लानिंग की वो जो जरूरत है कि जीवन में पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या कोई इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, बीमार पड़ जाए तो क्या कोई एक्स्ट्रा फंड आपके पास होना चाहिए। ने कुल मिलाकर फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व समझ में आया। वैसे मौका आज ये है कि वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हादसा होकर गुजरा और अभी भी इस परिस्थिति से हम पूरी तरह बाहर नहीं है, ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग को फिर से एक बार शुरुआत से समझने जानने की जरूरत है और यही कोशिश आज हमारी रहेगी। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे जो टॉप फाइनेंशियल गुरुज हैं, उनको स्वागत करते हैं। रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज साहब भी कार्यक्रम में शामिल है और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और तीनों ही जाने माने चेहरे हैं जिनको आप साल दर साल CNBC आवाज पर देखते रहे और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहे। लेकिन आज तीनों से ही मेरा निवेदन है कि आज हम ऐसे दर्शकों के लिए शो को दोबारा से बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने शायद फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में देखा सुना जाना लेकिन उसे कभी सीरियसली नहीं लिया और अब उनका मन करता है कि इसकी शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरुआत करता हूं हर्षवर्धन रूंगटा साहब आपसे। क्या हम वैसे तो कहते हैं कि जितना अर्ली शुरू करें उतना फायदा, लेकिन जब समझ में आ जाए तब शुरू करें, उसमें भी फायदा है कि उसमें नुकसान है? वेल विपिन जी, आपने सही कहा कि अगर आप जो बात करते हैं कि जितना जल्दी हो शुरू करें, तो जल्दी क्या होता है वो यही होता है कि जब आपको समझ आ जाए और जब आपको पता हो कि हमें शुरू करना है और उसके बाद अगर आप डिले करते हैं तब डिले कहा जाता है। अगर आपको पता ही नहीं, आपको ये नॉलेज ही नहीं हुई है या आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि आपको शुरू करना है, तब डिले कैसे कह सकते हैं हम। तो ये आपने एकदम सही बताया कि अगर हम ये शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, तो ये समझना है कि क्यों करना चाहिए। देखिए, एज इंडिविजुअल्स हमारी सभी की कोई ना कोई आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। हम ये देखते हैं कि आगे जाते हुए हमें या तो कुछ घर खरीदना हो, कोई एसेट खरीदने हैं, या हमें एक ना एक दिन रिटायर होना है और ये होना ही है। आपके शरीर आपको आपका साथ नहीं देगा कि आप प्रोडक्टिव इनकम जनरेट कर सके। कभी ना कभी जाके आपको अपना काम जो है वो धीरे या बंद करना होगा। तो जब ये एक डेफिनेट इवेंट है तो क्यों ना हम उसके लिए प्लान करें। तो यही एक फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य होता है कि आप अपनी एस्टिमेट करें कि आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उस बेसिस के लिए आप जितना जल्दी रियलाइज करें उस समय आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। जी फिरोज साहब, क्या अंतर होता है एक व्यक्ति जिसने फाइनेंशियल प्लानिंग की है और एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक है अपनी लाइफ में लेकिन उसने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की? विपिन जी, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत अहम स्टेप है। सो आई थिंक अगर आप देखें तो ओवरऑल जो वेल बीइंग है वो अगर प्लान मजबूत होता है तो रणनीति मजबूत बनती है। तो प्लानिंग अगर डगमगा जाती है, क्योंकि प्लानिंग के बहुत सारे फैसेट्स हैं, एक नहीं, आपकी रिस्क एपेटाइट है, एसेट एलोकेशन है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी इनकम्स हैं, आपके डेट है, आपकी लाइफस्टाइल है, लाइफ स्टेज है, आपके डिपेंडेंट्स है, इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं। अगर ये मूविंग पार्ट्स को एक दूसरे के साथ तालमेल जोड़ना हो तो प्लानिंग के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। सो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग डे के दिन डेफिनेटली हमें सब दर्शकों को एनकरेज करना चाहिए कि प्लानिंग के बगैर ऑब्जेक्टिव मीट करने की संभावना बहुत घट जाती है, तो प्लानिंग से शुरुआत करें। जी पंकज मटपाल साहब, अब तक जो हुआ जीवन में हुआ, लेकिन कोरोना काल एक ऐसा वक्त रहा जो इस जनरेशन में, मतलब हमारे हम लोगों या हमसे आगे हमसे पीछे कईयों ने ऐसा जीवन में कोई समय नहीं देखा था। क्या आपको लगता है कि अब ये समय देखने के बाद हम सबके फंडे कम से कम क्लियर है कि भाई कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है और वो जब कुछ भी होता है तो शायद सबसे बड़ा सपोर्ट पैसा ही देता है आपको, वो पैसा जो आपने जिंदगी भर प्लान किया, बचाया, निवेश किया और फिर उससे उसको बढ़ाया? बिल्कुल विपिन जी, मैं एग्री करता हूं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गए
या सैलरीज कम हो गई और ऊपर से जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए, तो जो पैसा थोड़ा बहुत बचाया हुआ था किसी और जरूरत के लिए, फाइनेंशियल गोल के लिए, वो भी कई बार ऐसा देखा गया कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च हो गया। तो इस कोरोना काल में डेफिनेटली सभी ने, चाहे अपने ऊपर आया हो या अपने आसपास जो भी माहौल था उसको देखा हो, तो ये समझ तो जरूर आई है कि ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास फ्यूचर के गोल्स के लिए पैसे हो, इमरजेंसी के लिए पैसे हो, इंश्योरेंस का प्रॉपर प्लानिंग हो, तो पूरी तरह से प्लानिंग करके यदि आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में यदि ऐसे कोई भी संकट आते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। जी बढ़िया, चलिए तो एक ग्राउंड सेट है, अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। रुकता साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं ना इतने कमाऊंगा तब अपनी प्लानिंग शुरू करूंगा, अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे, इतने में तो मेरा इतना ही काम चल सकता है। क्या ये सोचना सही है, या फिर आप जो भी कमा रहे हो आपको उसी में से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी होगी? वेल विपिन जी, ये जो धारणा है, ये सोच के कि मेरे पास अगर इतनी इनकम होगी तो मैं सेव करूंगा, आई थिंक ये एक्चुअली एक बहुत गलत स्टेप है। हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक हैबिट बनाना। तो मान लीजिए आपकी आज की आमदनी कम होगी, वो हो सकता है कि आप जॉब या कोई भी बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं तो आपकी इतनी बचत नहीं होती है, आपकी इनकम कम होती है शुरुआत में। लेकिन एक हैबिट बनाने के लिए आप अपनी इनकम का 10% या 20% बचाते हैं। आपकी इनकम हो सकती है सालाना महीने की 15,000 रुपए हो, लेकिन उसका भी अगर आप 10% बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे आप शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम आगे बढ़ती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सेविंग रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आदत ही नहीं डाली, पहली इनकम से ही आदत नहीं डाली, तो बाद में जाते हुए और दिक्कत हो जाती है। तो मेरी सलाह सभी के लिए ये रहेगी, आपकी आमदनी कुछ भी हो, छोटी से छोटी रकम से एटलीस्ट आदत शुरू करें। इनफैक्ट आप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500,000 रुपए से भी आप महीने का शुरू कर सकते हैं। ये इनफैक्ट एक कदम और आगे जाऊंगा, मैं अभी कहूंगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो स्टाइपेंड पे उनको पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्टाइपेंड मिलती है, छोटी इनकम है, उसका भी एक हैबिट बनाएं कि आप 10% से सेव करना शुरू करें। और ये अगर आपने अच्छी आदत अभी डाल ली तो आगे जाते हुए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको एक बचत का एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें आप अपनी सारी गोल्स को मीट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो उतनी शुरू करें। इनकम मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं सोचें जी, छोटी सी रकम से भी शुरू करिए। राइट, तो छोटी से छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। 100 रुपए कमाते हैं तो अगर 10-20 बचाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 10 भी बचा लीजिए, वो भी ना बचे तो 5 से शुरुआत तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिरोज साहब, बहुत सारे लोग हमने देखा पैसे बचाते हैं, लेकिन क्या पैसा बचाना ही सब कुछ है? अगर आप उस बचे हुए पैसे को घर में किसी चावल के डिब्बे में छुपा के रख दें तो क्या काम का है? लोग निवेश नहीं करते। यस विपिन जी, डेफिनेटली बचत इंपॉर्टेंट है ही, और बचत के साथ इन्वेस्टमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बचत करके अगर घर पे रखते हैं तो 0% कमाते हैं, कोई कमाई नहीं होती आपके बचे हुए पैसे पे। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में बचत करते हैं बट इन्वेस्ट नहीं करते तो 3 से 4% आप पर एनम कमा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा बड़ा पावरफुल हो जाता है। अगर 12% पे ग्रो करो तो वो पैसा 10 सालों में 3 गुना हो ही जाता है। अगर आप डिब्बे में रखेंगे तो उतने का उतना रहेगा 10 सालों में, या फिर 3 गुना हो सकता है अगर ठीक से स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए और 12% की रिटर्न कंपाउंडेड मिल सके। सो पॉइंट 1, बचत एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सेकंड, और अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं वॉरेन बुफे साहब, उसका अगर फायदा लेना है तो निवेश करना पड़ेगा और सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरे पैसे की एफडी करा दी और इस उम्मीद पे बैठे हैं कि महंगाई को मात दे पाएंगे। मात दे नहीं है महंगाई को, तो फिर डेफिनेटली आपको इक्विटी का भी सहारा लेके एक अच्छा एसेट लोकेशन तैयार करना होगा। राइट, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बचाना है, बचाने के साथ उसको बढ़ाना भी, और वो बढ़ेगा कैसे? निवेश से बढ़ेगा। पंकज साहब, लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में जब निवेश की बात आती है तो उनको एक ही चीज दिखती है, वो है बैंक में पैसे रख दो, एफडी पे पैसा आता रहेगा। डर भी रहता है कि भाई कहीं डूब ना जाए, ये ना हो जाए। वो 3-4% के जो इंटरेस्ट है उससे खुश रहते हैं। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं विपिन जी, सही तरीका नहीं है, क्योंकि सेफ्टी एंड रिटर्न्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों का महत्व है, क्योंकि यदि आप पैसा बचाते हैं या जैसे आपने उदाहरण दिया कि एफडी में पैसा रखते हैं, एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है बहुत ही सीमित मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। और ऐसे में जो भविष्य में आपको जिस हिसाब से पैसों की जरूरत पड़ेगी, शायद उस वक्त उतना पैसा आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको
एसेट एलोकेशन यानी कि डिफरेंट एसेट्स में पैसा रखना चाहिए, पैसा सेफ भी रहे। एफडी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन साथ ही आपको दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो इक्विटी हो या यदि मैं फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करूं तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हो, उस तरह की स्कीम्स में, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही हम गोल्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, रियल एस्टेट के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है और ऐसे में इक्विटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो छोटे अमाउंट से शुरू की जा सकती है। हम भले ही इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें और लंबे वक्त में आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिल सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको छोटी शुरुआत छोटी बचत से करनी है और इक्विटी को आपको यहां इग्नोर नहीं करना है। पंकज जी ने बताया अलग अलग क्लास हैं, ऐसे अलग अलग एसेट एलोकेशन है, लेकिन शुरुआत में सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रियल एस्टेट में डाल दें, तुरंत जाके गोल्ड खरीद ले। इक्विटी आपको वो ताकत दे सकती है। अब इक्विटी में करना क्या है, सुनने में आसान लगता है लेकिन थोड़ा मामला जटिल है, लेकिन जब हमें हमारे गुरु समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। छोटा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये एसेट एलोकेशन वाली चीज है कि आपके पास 10 रुपए है तो कहां कहां कितना डालेंगे और कैसे उसको बढ़ाएंगे, ये राज खोलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे पर फाइनेंशियल प्लानिंग से अपने फ्यूचर को शाइनिंग या ब्राइट बनाने के लिए आज हम कर रहे हैं बात, और बहुत बेसिक से हमने शुरुआत की थी ताकि अगर आज तक आपने ये नहीं सोचा है तो कम से कम अब शुरुआत जरूर हो जाए। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, तो हर्ष जी बताइए कि अब इक्विटी का बड़ा महत्व है, तो अगर हम आमतौर पर आप लोग सलाह देते हैं कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता। बहुत लगता है कि इतने सारे फंड्स कैसे क्या चुनाव करें, तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे शुरुआत करें? विपिन जी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए 100 रुपए है, तो आपको वो पूरे के पूरे 100 रुपए कोई भी एक एसेट क्लास में नहीं लगाना है। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एसेट एलोकेशन की, तो ये जरूरी है कि हम ये जो 100 रुपए है वो डिवाइड करेंगे। थोड़े हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा आपका फिक्स डिपॉजिट टाइप के एसेट्स होंगे जो डेट फंड कहते हैं या डेट एसेट्स कहते हैं, और दूसरा है जो ग्रोथ की तरफ, जो इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा के दे हमें, तो वो इक्विटीज होता है। तो अगर हम बात करें एक नए इन्वेस्टर की जो ये शुरुआत कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली इक्विटी इतना समझ में नहीं आता होगा, तो म्यूचुअल फंड एक एवेन्यू है जिसके थ्रू आप अपने पैसे लगा सकते हैं। और जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर मार्केट में। तो जो रिटर्न आता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो इन्वेस्टर का ही होता है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करने से आपको फंड मैनेजर एक्सपर्टीज, फंड हाउस की जो एक्सपर्टीज है वो मिल जाती है। अब ये सवाल उठता है कि आप एसेट कैसे डिवाइड करते हैं, आप कौन सा स्कीम चूज करते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो ये शुरुआत करने के लिए आप लार्ज कैप फंड से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? जो देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत होती है कि आपकी पैसे जो है वो ब्लू चिप कंपनीज में जा रहे हैं, जिसमें वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो लार्ज कैप फंड्स में आपके पास इंडेक्स फंड्स एक ऑप्शन है जिसका जो आप बिना सोचे समझे आप भी शुरू करें, तो आपको फंड मैनेजर, कौन सी स्कीम, कौन सा फंड, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स या निफ्टी फंड जो होते हैं उनमें से आप शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो ये तो हो गई शुरुआत। फिरोज साहब, मैक्सिमम कितने फंड? हम देखते हैं कई बार कि लोग शुरुआत करते हैं लेकिन ढेर सारे फंड खरीद लेते हैं और फिर योर मनी और इस तरह से हमें कार्यक्रम में आके सवाल पूछते हैं कि अब मैं इनका क्या करूं। क्या कोई थंब रूल है कि आप 1, 2 या 3 फंड ही रखें या 4 फंड ही रखें और वो इस तरीके के हों? आई थिंक विपिन जी, मेरे हिसाब से हमने जो एनालिसिस की उससे पता लगा कि 8 से 10 मैक्सिमम फंड्स हो सकते हैं एक पोर्टफोलियो में, स्पेशली अगर इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस है तो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स, एट बेस्ट 10 फंड्स। अगर ये 8 फंड मैनेजर आपके लक्ष्य को पूरा करने की काबिलियत नहीं रखते तो 9th ऐड करने से पहले 8 में से कोई एक दूसरे फंड मैनेजर से रिप्लेस करें, ना कि ऐड करें। सो ये एक पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 है कि ये ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 8 फंड खरीदते हैं तो ही आपके पास 250 से 250 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। अगर मार्केट को आपको बीट करना है, मार्केट से ज्यादा प्रदर्शन करना है, तो पूरी मार्केट खरीद के आप मार्केट से बेहतर कभी नहीं कर पाएंगे। तो जो आप फीस दे रहे हैं फंड मैनेजर को 1.5 से 2%, उसका अगर फायदा लेना है तो आपको सीमित नंबर ऑफ फंड्स खरीदने हैं।
अब रहा सवाल 508 इक्विटी फंड्स हैं जो ओपन एंडेड है, उसमें से अगर 8 खरीदने हैं तो 98% स्कीम्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके अगर आप 8 से 10 अच्छी स्कीम्स चूज कर सकते हैं तो निफ्टी से 3-4% ज्यादा आप साल दर साल कमा जरूर सकते हैं। इन फंड मैनेजर्स जो 154 फंड मैनेजर्स हैं जो ये 500 स्कीम्स मैनेज करते हैं, उसमें से बारीकी से 8 एट बेस्ट 10 स्कीम्स, अगर अरबों रुपए भी हो तो 10 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। राइट, बढ़िया। तो ये तरीका होगा कि आप निवेश की शुरुआत कैसे करें और चूज कैसे करें। पंकज साहब, अब निवेश के साथ साथ जो कि अपने कोरोना काल में देखा, बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, बहुत सारे लोगों के लाइफ इंश्योरेंस नहीं थे, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है? अगर आप 100 रुपए बचा रहे हैं तो क्या 10 और 20 रुपए आप हेल्थ और लाइफ के लिए भी अलग रखेंगे, 80 रुपए को निवेश करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस से पहले हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं फैमिली मेंबर्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि जो अर्निंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल दिक्कत होगी, उसके लिए आप ये प्लान करते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा कि कोरोना में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और पैसा नहीं था, या उस केस में उधार लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, वो सब दिक्कतें ना आए, इसलिए जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। मैं कहूंगा वहां से शुरुआत करें, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में जो हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम मेडिक्लेम कहते हैं जनरल भाषा में, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लीजिए, और वो भी एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ। ये भी बहुत जरूरी है, कई बार बहुत छोटी सी सम इंश्योर्ड के साथ लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं और जरूरत पड़ती है तब मालूम चलता है कि वो जो अमाउंट है बहुत ही कम है। तो ये भी ध्यान दें कि आज की तारीख में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपका सम इंश्योर्ड वो एडिक्वेट हो, और फिर उसके बाद टर्म इंश्योरेंस यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो बहुत जरूरी है कि यदि कमाने वाला व्यक्ति जो है उसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो घर में दूसरे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उनको किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान, और वो भी अगेन एडिक्वेट सम इंश्योर के साथ। कई बार लोग 5-10 लाख का प्लान लेके कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेके कहते हैं कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का मकसद पूरा हो, इसलिए जरूरी है कि जो सम एश्योर्ड है लाइफ इंश्योरेंस का वो एडिक्वेट हो। बिल्कुल। तो चलिए, वैसे बहुत वृहद विषय है, लेकिन आज का कार्यक्रम इसलिए नहीं था कि हम उतने डिटेल में जाएं, हम सिर्फ ये चाहते थे कि आज जो मौका है उस पर एक बार फिर से वो अलग जगाएं, और वो वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि हमने एक बुरा वक्त देख लिया है और अभी भी हम उससे पूरी तरह बाहर नहीं है। और एक ही चीज आपके इस वक्त के और आने वाले जीवन की तमाम दूसरी दिक्कतों की, और सिर्फ दिक्कत नहीं, आपके जीवन के सभी लक्ष्य आसानी से पूरे हों, क्योंकि पैसों की जरूरत सब में जाती है। तो हम चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर अगर आज तक आपने कोई ध्यान ना दिया है, या बस बिना सोचे समझे कर रहे थे, तो उसको एक तरीके से, एक डायरेक्शन के साथ शुरू करें। हमारे ये तीनों मेहमान आपको सीएनबीसी आवाज पर लगातार आकर फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स तो देते ही हैं, तो वहां से यात्रा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए आज की बात काफी आप तीनों का ही। इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।